हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट लेकर आए हैं, जैसे कि जनजातीय एवं किसान आंदोलन, आंग्ल और मैसूर युद्ध, आंग्ल और सिख और बंगाल का विजय। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अर्न एकेडमी 2.0 पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने आधुनिक भारत इतिहास, जनजातीय और किसान आंदोलन पे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के द्वारा। किसके साथ किया गया है? जमींदारों के द्वारा। और अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर के समय हुआ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लाया है। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1809 से लेकर 1000 ईस्वी में रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संताल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इन आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत थे। अब इस पेज से आपका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब होगा आपका रांची। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका जवाब होगा बिरसा मुंडा। फिर आपसे पूछा जाएगा संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट, कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला। और इस पेज से आपका क्वेश्चन होगा कि कुका आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका जवाब होगा भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल। और इसमें क्वेश्चन होगा आपका कि कुका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1840। और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुका आंदोलन अलग है और कुकी विद्रोह अलग है। कुकी विद्रोह जो हुआ था, जिसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन 1946 से 47 बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। तेभागा आंदोलन जो था वो बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटैयादारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। अब इस पेज से क्वेश्चन होगा आपका कि तेभागा आंदोलन बंगाल का किस तरह का आंदोलन है? तो इसका जवाब होगा आपका किसान आंदोलन। तेभागा आंदोलन कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। और इसमें आपका ये भी क्वेश्चन आएगा कि इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे कंपा राम सिंह और भुवन सिंह। नेक्स्ट, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 1831 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत हुए। इसके अतिरिक्त 10वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा कि भील विद्रोह 10वीं और 20वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। और फिर होगा भीलों की आदिम जाति का विद्रोह जो हुआ था, उसका स्थान कहाँ था? मुख्यतः यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस विद्रोह ने हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला इस तरह से है, जिसमें चेरा विद्रोह 1800, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। और हो विद्रोह कब हुआ था?
1820 से 21। नेक्स्ट, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। कौन सा आंदोलन भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? बिजोलिया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। वर्ष 1920 में मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में प्रयासों में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अब इस पेज से आपका क्वेश्चन होगा कि अवध के किसानों ने जो आंदोलन किया था उसके सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो इसका जवाब होगा आपका बाबा रामचंद्र, जो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे और वो एक ब्राह्मण परिवार से थे। और बाबा रामचंद्र ने ही अवध किसान सभा का गठन किया था, जो कि कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संताल विद्रोह 1855 से 56 में तथा पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदीय जिलों के गोविंदपुर गांव में हुआ था। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने पे किसानों को नील बागान मालिकों के दमन का चक्र का सामना करना पड़ता। अब इसमें से आपका क्वेश्चन होगा कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपका बंगाल में। इसका सही जवाब होगा बंगाल में। नेक्स्ट, सितंबर 1859 में पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने के निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध होकर 1860 तक नील विद्रोह आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्गों ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपनी समर्थन जताई। इन्होंने हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होगा जिसमें होगा कि दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किस विद्रोह को दिखाया है? तो इसका जवाब होगा नील विद्रोह को दिखाया। किसका? नील विद्रोह को दिखाया है। नेक्स्ट, एक्का आंदोलन 1921 से 22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों ने गुड़गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एक्का आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलनों से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन ने सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद रूपांतर किया जाए। तो इस पेज का एक क्वेश्चन फ्रेम होगा कि एक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जवाब होगा आपका पिछड़ी जाति के एक मदारी पासी ने की।
नेक्स्ट, सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया और इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती संगठन ने सविनय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम से संबंध थे। अब इस पेज से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा कि सहजानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, तो उन्होंने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की और इसका जो पहला सभा हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका पहला सभा हुआ था 1936 में। वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ है। और इसी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बदल के बाद में क्या हो गया? अखिल भारतीय किसान सभा। अब हम लोग आगे अपने आधुनिक भारतीय इतिहास में सिख और अंग्रेज पे चलते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु थे सिख के, ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत की स्थापना की। गुरु नानक की सन 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। इसके बाद दूसरे गुरु के रूप में गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु बने। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास हुए, जो कि 1552 से 1574 तक रहे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए और अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को यह गुरु की पदवी सौंपी और उसी समय से गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु बने। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किया। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा पर प्रार्थनाएं, गीत संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाएं भी शामिल है। अब चलते हैं अपने आंग्ल और मैसूर युद्ध में। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान था। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, साथ ही साथ जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। अब इस पेज से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर इसमें से होगा कि हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान। और फिर मैसूर का राजधानी कौन था, तो इसका जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने कहाँ पे पातशाह की उपाधि धारण की, तो इसका जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम में। फिर इसमें और सारे क्वेश्चन होंगे कि श्रीरंगपट्टनम में कौन सा वृक्ष लगाया टीपू सुल्तान ने, तो इसका जवाब होगा स्वतंत्रता का वृक्ष। और कौन से ऐसे राजा सुल्तान ने जिसने जैकोबिन क्लब का सदस्य धारण किया, तो सदस्य बने, तो इसका जवाब होगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हो गई। 1760 में वंडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में काउंट डी
लेली नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। अब देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1769 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था वो 1792 में हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के गवर्नर थे हमारे वेल्सट। द्वितीय आंग्ल मैसूर के गवर्नर थे वारेन हास्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और चतुर्थ आंग्ल मैसूर के गवर्नर कौन थे उस समय? लॉर्ड वेलेस्ली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 तक चला और इस दौरान अंग्रेजों गवर्नर वारेन हास्टिंग थे और यह युद्ध 1784 की मैंगलोर संधि से समाप्त हुई। अब हम लोग चलते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य तथा मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक हुए, परंतु यह नियमित रूप से राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाए। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को कहाँ से लाए थे? ढाका से मुर्शिदाबाद लाए थे। इसने इजेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाती ऋण की। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन था। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसके शासनकाल में बंगाल इतना शक्तिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 को लाल कोठी की त्रासदी हुई, जिसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज को एक छोटी सी 14 बाय 18 की कोठरी में बंद करके रखा था, जिससे अगले दिन सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। पलासी इसे ही ब्लैक होल को ही पलासी का तात्कालिक कारण माना जाता है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण हार गए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के तरफ से मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना जो कि सिराजुद्दौला के प्रति वफादार थी। 1760 में क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। बंगाल की राजधानी का क्रम इस प्रकार से है कि पहले ढाका था, फिर ढाका से मुर्शिदाबाद हुआ, फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो थे। 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। हमने आपको पैराग्राफ में इसलिए इस सेशन में किया है ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।